नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन रुड़की में। मुझको तो आप जानते ही हो, थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि मैं कहाँ से यहाँ आ गया। तो भाई आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज ही हमने स्टडी जोन को ज्वाइन किया है और भाई पहले से ही अपने यहाँ पे पढ़ा रहे वरुण। तो अब से जीएस का जो भी सेक्शन होगा आपका वो मैं कवर करूँगा और मेरे साथ में जो पहले से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं दीपक कश्यप सर, वो आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ लोग हमारे साथ में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें ऐसी आई हैं कि लॉकडाउन और इस कोविड-19 की वजह से मामला सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है सभी का। कुछ बच्चों के पास में टाइम भी नहीं है और पैसा भी पहले से बहुत ज़्यादा वेस्ट उन्होंने कर दिया है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग जहाँ पर भी हो, जहाँ से भी मुझे सुन रहे हो, मेरी एक बात को बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को सुनना है कि अब से मैं पढ़ा रहा हूँ स्टडी जोन रुड़की में। सारी फैकल्टी के बारे में आप लोग पहले से जानते ही हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी जानते हैं। तो अब दिक्कत उन लोगों के लिए है जो मेरे से पहले से पढ़ रहे थे, अब उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। और ऐसा आपको लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए थे उन सब लोगों के लिए हमने क्या किया, जो भी फ़ी हमारा है, जो भी है XYZ, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि कितना है। सबसे बड़ी दिक्कत किसकी आती है? पैसे की आती है। और पैसे से बड़ी चीज़ क्या है? टाइम है। अभी सिर्फ आपको टाइम की वैल्यू पहचाननी है। उत्तराखंड में 22,000 वैकेंसीज आनी ही आनी है। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आनी है। राज्य की बात करो, सेंटर को छोड़ दीजिए आप लोग। तो इससे बड़ा गोल्डन चांस आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। अगले 6 महीने तक जिसने खतरनाक लेवल की तैयारी कर ली वो लोग कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, वरना फिर पूरी उम्र धक्के खाते फिरेंगे, क्योंकि फिर वैकेंसी तो आनी नहीं। उत्तराखंड में 7-8 साल में अब वैकेंसी आई है, अभी भी मौका छोड़ दिया तो फिर इसके बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपने पैसा भी दे दिया और टाइम भी दे दिया, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी छूट रही हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी, कुछ चीज़ें बेहतर समझ में आई होगी। तो अभी क्या है, आप लोग जहाँ पे भी हों, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और मेरे से संपर्क रखते हैं, आप स्टडी जोन को ज्वाइन कीजिएगा। आपको खाली 50% पेमेंट करना है अपने कोर्स का, जो भी यहाँ का फ़ी रहेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ का फ़ी है वो मार्केट में सबसे कम फीस हमारे इसी कोचिंग का है। तो उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप स्टडी जोन में आएंगे तो आपको अपना कार्ड या फिर अपनी फ़ी रिसिप्ट अपने साथ में लेकर आना है, ताकि हमें पता चले कि आप हमसे कब से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी बात किसको लेकर कि आप लोग हमसे अब आगे कैसे जुड़ेंगे। तो अब कुछ काम की बात कर लेते हैं दोस्तों। और काम की बात मैं आपको बता दूं, दीपक कश्यप सर पहले से पढ़ा रहे हैं जीएस और उत्तराखंड और हिंदी। अब जीएस के कुछ पोर्शन मैं आपके कवर कराऊंगा। और अभी कुछ लोगों की डिमांड जो लगातार आ रही थी वो ये था कि आप इंडियन ज्योग्राफी एक बार शुरू कर दीजिएगा, सॉरी इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, क्या होता है अर्थव्यवस्था और क्या होता है अर्थशास्त्र। आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था को हम एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, हम इसको एक सब्जेक्ट का पार्ट मानते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट तो अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको पहले से समझनी चाहिए। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। क्या? इकोनॉमिक्स, ना कि इकोनॉमी। तो दोस्तों, जो ये इकोनॉमिक्स होता है, आपको अगर मैं बताऊं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ,
तो जैसे ही आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, तो भारतीय इतिहास में जो शुरुआत का ही पार्ट है जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, उस प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बाद की, जो हमारे 16 महाजनपदाज होते हैं, 16 महाजनपद होते हैं, तो उसी में से एक महाजनपद आता है मगध। कौन आता है दोस्तों? मगध। तो मगध में बहुत सारे, क्योंकि ये क्या है, ये एक एम्पायर है, ये किंगडम है, ठीक है, ये एक महाजनपद है, इसके अंदर बहुत सारे वंश आने वाले हैं, बहुत सारी डायनेस्टीज आने वाली हैं अलग अलग, ठीक है दोस्तों। तो इसी क्रम में यहाँ पर एक डायनेस्टी रही है मौर्य काल या मौर्य वंश, इसको हम कह सकते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, इन चंद्रगुप्त मौर्य साहब का अस्तित्व चाणक्य के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला कौन? तो भाई साहब चाणक्य। क्यों? क्योंकि इनके गुरु कौन? ये चाणक्य साहब, और चाणक्य की नीति आपने पढ़ी होगी, और इनका एक प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका एक था, एक इनकी कंपोजिशन थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था भाई? अर्थशास्त्र। तो हमें ये लगता है कि जो ये चाणक्य है, जिनको हम कौटिल्य कहते हैं या फिर जिनको हम विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, तो जहाँ तक देखा जाए कि अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौन? तो भाई साहब चाणक्य हैं। तो हमारे माइंड में ये बात सेट हो गई कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? तो चाणक्य। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, चाणक्य ने जिस अर्थशास्त्र की रचना की, वहाँ पर एक था साप्तांग सिद्धांत, इन्होंने इसमें दिया था अपना एक, इन्होंने राज्य के 7 अंग बताए थे, जिसमें राजा, मित्र, दुर्ग इत्यादि ये सब होते थे। तो अगर इनकी माने और अर्थशास्त्र ग्रंथ के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो दोस्तों चाणक्य के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी, वो ग्रंथ अर्थशास्त्र जरूर था, इकोनॉमिक्स जरूर था, लेकिन इस अर्थशास्त्र कंपोजिशन के पीछे जो इनका मोटिव था, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभालना था या फिर पॉलिटिक्स को संभालना था, राजनीति को संभालना था। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आपने देखा है, जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए रक्त की विशेषता या महत्व आप लोग जानते हैं, इसी प्रकार से राज्य की व्यवस्था में वित्त का वही योगदान होता है जो हमारी बॉडी के अंदर इस ब्लड का होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर खून नहीं तो हम खत्म, और राज्य के अंदर अगर वित्त नहीं, धन नहीं, तो राज्य खत्म। तो उस धन की व्यवस्था किस प्रकार से करें ताकि हम अपना जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको हम चला पाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। लेकिन इनका जो मेन मोटिव था वो पॉलिटिक्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आप लिख सकते हैं, या तो राजनीति को देखने के लिए या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए या सही ढंग से उसको चलाने के लिए चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की थी। उसमें अर्थव्यवस्था जैसा कुछ भी नहीं था। क्लियर है क्या दोस्तों? तो फिर बात आती है कि अर्थशास्त्र, तो दोस्तों एक नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ नाम तो सुना होगा। 1776 में 1776 में 1776 में इन भाई साहब ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। जिस टाइम इन भाई साहब ने द वेल्थ ऑफ नेशन को लिखा, इसको कंपोज किया, और इस किताब में लिखी बातों को जब दुनिया ने पढ़ा, तो दोस्तों उन लोगों ने इन एडम स्मिथ भाई साहब को
एक संज्ञा दे दी, इनको एक टाइटल दे दिया, और वो टाइटल क्या था? द फादर ऑफ इकोनॉमी। यह आपको याद रखना है। तो चाणक्य को अर्थशास्त्र का पिता नहीं माना जाता। अर्थशास्त्र के जो पिताजी हैं वो भाई साहब कौन हैं? तो एडम स्मिथ है। और इन्होंने क्या किया था? 1776 में 1776 में इन्होंने एक बुक कंपोज किया था, और वो बुक कौन सी थी भाई साहब? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपको याद रखना है। लेकिन कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमी? तो भाई साहब, फादर और ग्रैंडफादर में तो बहुत अंतर है, एक पिताजी और एक पितामह, है कि नहीं? तो दोस्तों एक नाम आता है जे किन्स करके। जे किन्स साहब जो है, इनको इकोनॉमी का पितामह कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी। यहाँ से इनिशियली जो हम कर सकते थे वो आपको मैंने अभी बताया है। तो दोस्तों अब बात ये है कि अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है? क्योंकि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, और आपको मैं बताऊं, अगर आप यूपीएससी का तैयारी भी कर रहे होंगे तो दोस्तों उसमें इकोनॉमिक्स नहीं आता है, उसमें इकोनॉमी पूछा जाता है। अर्थशास्त्र ना पूछ के उसमें अर्थव्यवस्था पूछा जाता है। और आपको एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों, कोई देश कैसा भी है, उसकी स्थिति कैसी भी है, उसके पास में जो उसका धन संपत्ति है वो कितनी भी है, अर्थव्यवस्था हर किसी राष्ट्र की है। बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी राष्ट्र नहीं है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा निभा रहा है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट से लगातार रिलेट होता है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो लगातार करंट से ही पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से जोड़ के। तो उन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो चीज़ें करंट में ज़्यादा आती हैं वही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो भाई साहब इकोनॉमी आपके लिए हो गई बेहद इंपॉर्टेंट। अब हम जान लेते हैं कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहिए। इकोनॉमिक डीलिंग विथ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमी। जितने भी लोग हमारे साथ में इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी माध्यम का छात्र मैं तो रहा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करके आप लोगों को बेहतर ढंग से चीज़ों को समझाने का एक प्रयास हम करेंगे। तो जितना भी मुझसे हो पाएगा इंग्लिश में चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि देखिए दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वालों को। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो उन्हें दिक्कत होने वाली है, और अगर इंग्लिश मीडियम वालों को आप हिंदी में पढ़ाएंगे तो उनको भी दिक्कत होने वाली है। तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर लेके चलूँगा, बिल्कुल भी आपको उसमें दिक्कत नहीं लेनी है। तो आप देखिएगा, इकोनॉमिक डीलिंग विथ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमी, अर्थात आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया करना। ध्यान देना मेरी बात को। आर्थिक वस्तुओं एवं आर्थिक सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो क्या तो ये इकोनॉमिक गुड्स होते हैं और क्या ये सर्विसेज होती हैं? क्या तो ये आर्थिक वस्तुएं होती हैं और किसे आप आर्थिक सेवाएं कहते हैं? ये बात को आप जान लीजिएगा। आर्थिक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनको खरीदा या बेचा जा सकता हो, या फिर वस्तु विनिमय हो सकता हो, गुड एक्सचेंज हो सकता हो। तो वही वस्तुएं यहाँ पर होंगी जिनका मतलब आदान प्रदान कही है, या फिर खरीदना है बेचना कही है, या फिर वस्तु के बदले वस्तु जो होती है उसको हम गुड्स एक्सचेंज कहते हैं। तो वो सब चीज़ें हो जाए,
आर्थिक सेवाएं वो जो इंडियन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो बैंक सेवा हो, जो आपका परिवहन सेवा हो, या फिर बीमा सेवा हो, या फिर जो भी सेवाएं भारतीय सरकार द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड कराई जा रही है, उन सबको हम क्या कहेंगे? आर्थिक सेवाएं कहेंगे। और आर्थिक क्रिया करने का मतलब आपको मैंने कई बार अभी बता दिया है। आर्थिक क्रिया करना मतलब किसी वस्तु को बेचना, खरीदना, या फिर वस्तु विनिमय करना, वस्तु को एक्सचेंज करना, ये आपको याद रखना है। तो आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के साथ आर्थिक क्रिया करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। इतनी बात को आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, जो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी, उस किताब में उन भाई साहब ने एक अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है, और उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो एक वर्ड जो अभी द वेल्थ ऑफ नेशन से हमें मिला है, जिसको हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार इतनी जल्दी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे आ गया, क्योंकि इसका भाई जिक्र तो करना ही है। जब आप एक बात बताइए, एडम स्मिथ ने किताब लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन, इस किताब में एडम स्मिथ द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको एक बात जाननी है दोस्तों कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तभी इसके बारे में हम कुछ बता पाएंगे आपको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सारे के सारे सेक्टर्स जो होते हैं, सेक्टर्स को भी ब्रैकेट में रख देना, ऊपर बहुत काम आएंगे, अभी इनके ऊपर काम करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। जितने भी किसी भी कंट्री में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर ना होकर वो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वो निजी क्षेत्र होते हैं। उनके ऊपर अधिकार पूर्ण रूप से पूंजीपतियों का होता है, बिजनेसमैन्स का होता है। तो दोस्तों उस देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और इसी अर्थव्यवस्था को 1930 में जो आर्थिक मंदी आई थी वैश्विक स्तर पर, उस समय यूएसए की हालात हो गए थे खराब, और तब जाकर उस भाई साहब ने क्या अपनाया था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया था। और सारे के सारे सेक्टर कैसे कर दिए? तो उनको पब्लिक सेक्टर से क्या कर दिया? प्राइवेट सेक्टर में तब्दील उन्होंने कर दिया। तो जिस प्रकार से क्योंकि हर किसी देश की अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट नहीं है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। हर जगह अलग अलग सिस्टम है। भारत में कुछ और सिस्टम देखने को मिलता है, यूएसए, रसिया और यूके में कुछ और सिस्टम देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमें इतना जानना है कि आखिरकार इस पूरी धरती के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रीज में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है। तो आपको बता दूं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कितने प्रकार हैं भाई साहब? 5 प्रकार हैं। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये पागल तो नहीं हो गया, हमने तो आज तक 3 प्रकार पढ़े हैं, और वो 3 प्रकार कौन से हैं? कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अभी बताई कैपिटलिस्ट, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात जो आपकी सोशलिस्ट होती है, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं। तो फिर चौथी और 5वीं कहाँ से आ गई? तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले तो कैपिटलिस्ट ले लीजिएगा, लिखते रहिएगा साथ साथ, जो नहीं लिखेगा उसकी मम्मी कसम, लिखना ही पड़ेगा भाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर की होती है दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था।
और अभी मैं वही बात कर रहा था कि चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो आइएगा देखिए। एक होती है दोस्तों क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था और ओपन इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था। तो एक बार ऊपर वाली तीनों कैसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में फिर खुली और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग उठा लेना दोस्तों, देखिएगा क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें लीड रोल किसका रहता है, मेजर रोल किसका रहता है, तो भाई साहब निजी क्षेत्रों का। जिस देश के सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हों, निजी क्षेत्र हों, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, या उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर है क्या? लेकिन ऐसा कहीं हो रहा है क्या, तो जान लीजिएगा। एग्जांपल यूएस से देखा है, भली बात ही जानते होंगे। यूनाइटेड किंगडम, यूके, उत्तराखंड मत बना देना इसको, उत्तराखंड के ऐसी तैसी हो रखी फिलहाल, मुख्यमंत्री पता नहीं कितने बदल गए, है कि नहीं। चलो खैर, तो भाई साहब आपने देखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मेजर रोल रहता है वो किसका रहता है, निजी क्षेत्रों का रहता है। एक ऐसे देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारे के सारे सेक्टर निजी सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरे नंबर की है दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाज से ही आपको पता चल रहा होगा, सोशल जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसी से आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ किस प्रकार की ये अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो जो हमारी ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, अगर किसी देश ने इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया है तो आप लोग हमेशा चेक कर लीजिएगा उस राष्ट्र में, उस नेशन में, उस देश में कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, वहाँ पर सारे के सारे सेक्टर पब्लिक सेक्टर होंगे, वहाँ के सारे सेक्टर सार्वजनिक होंगे, सरकारी होंगे। अर्थात हर किसी सेक्टर, हर किसी क्षेत्र, चाहे वो एग्रीकल्चर सिस्टम हो, चाहे वो इंडस्ट्री सिस्टम हो, या फिर वो सर्विस सिस्टम हो, उन सब के ऊपर किसकी मोनोपोली होगी, तो दोस्तों मोनोपोली होगी किसकी, सरकार की, गवर्नमेंट की होगी। ये आपको याद रखना है। तो ऐसा कहीं हो रहा है क्या, ऐसा कहीं हो रहा है क्या, तो भाई साहब एज एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, रसिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा ही होता है वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है। लेकिन एक महान देश हमारा भी है, द ग्रेट इंडिया। ये भारत देश एक ऐसा देश, इसने कहा कि नहीं हम दोनों रखेंगे, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होगी और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होगी। तो हम ये कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों हैं, या फिर उसके लिए कोई वर्ड नया लेंगे, तो भाई साहब इन दोनों को मिक्स करके एक नया वर्ड बना दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी हैं। और अभी तेजी के साथ में यही काम किया जा रहा है कि भारत में जो पब्लिक सेक्टर है उनको लगातार चेंज किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, और उसके पीछे का रीज़न तो बहुत बड़ा है, किसी दिन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मोटिव मैं आपको बता दूं। देखिए क्या है, जो हमारे ये पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती और प्राइवेट सेक्टर में एकदम से ग्रोथ होती है, क्योंकि वो निजी हाथों में चला जाता है, उसकी अपनी रूल रेगुलेशन रहते हैं टोटल, है कि नहीं।
तो दोस्तों या तो देश में प्राइवेट सेक्टर हो या देश में पब्लिक सेक्टर हो। अब एक बात बताइए, अंबानी को खरीदने की औकात सरकार के पास तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। टाटा को खरीद ले, नहीं खरीद सकता। लेकिन उस अंबानी की औकात है कि वो पब्लिक सेक्टर को खरीद ले, और यही सब चीज़ें तो हो रही हैं, वही सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि रेलवे को बेच दिया, उसको बेच दिया, तो भाई साहब उस बेचने के पीछे कारण कुछ और है। जितने पैसे में उसको दिया वो पैसा सरकार के खाते में या इस देश के खाते में? सरकार के खाते में कोई पैसा नहीं, इस देश के खाते में पैसा है, ठीक है। अब उसको प्राइवेट बना देने से सरकार को क्या फ़ायदा है, ये बात थोड़ी सी आपको जाननी है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हो जाता है तो दोस्तों हमेशा याद रखना, प्राइवेट सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, और सरकार का मतलब उस प्राइवेट सेक्टर से खाली टैक्स को निकालना होता है। क्लियर है क्या? तो टैक्स के रूप में बिना किसी हेडेक के, बिना किसी कार्य किए बिना वहाँ से पैसा आ रहा है, तो सरकार क्यों नहीं करेगी इस काम को? वो कर रही है भाई, वो टेंशन फ्री होना चाहती है। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ते हैं। तो भारत की इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी हैं, और इसीलिए इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं दोस्तों। अब ये तो बात हो गई कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। अब बात ये आती है कि ये बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। तो एक बात मैं आपको यहाँ से बता दूँ, नोट कर लेना। जो बंद अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। अब आप लोग कहेंगे कि जब ये क्लोज्ड इकोनॉमी पूर्ण रूप से सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो फिर इसको अलग से क्यों रखा है? बस थोड़ा सा अंतर है, इसी की वजह से इसको अलग रखा है। अंतर क्या है जान लीजिएगा भाई साहब। सारे के सारे सेक्टर तो होंगे पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, लेकिन कहीं पर भी आपने देखा होगा रसिया है, रसिया में सारे के सारे सेक्टर पब्लिक सेक्टर हैं। तो क्या रसिया किसी अदर कंट्री के साथ में ट्रेड नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, व्यापार नहीं करता है? बिल्कुल करता है। लेकिन एक ऐसा देश, शायद ही उससे बड़ा तानाशाह कोई हो, जो डायनेस्टी रूल होता है ना, वह ऐसे ही परेशान करता है जैसे नॉर्थ कोरिया में वंशीय शासन चल रहा है। पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा आ गया, उसके बाद में सब कुछ चल रहा है भाई साहब। जो घर में जन्म बच्चा लेगा वही राष्ट्र का पिता होगा। तो नॉर्थ कोरिया में ये सिस्टम है, वहाँ की इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर सारे के सारे पब्लिक सेक्टर हैं। लेकिन रसिया और नॉर्थ कोरिया में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों बस इतना ही है कि यहाँ पर रसिया जैसा देश, क्योंकि एक अकेला देश रसिया ही नहीं होगा जिसकी इकोनॉमी समाजवादी है, बहुत सारे देश होंगे, तो रसिया जैसे देश किसी भी अदर कंट्री के साथ में कोई भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भाई साहब कहता है कि मैं किसी देश से ना तो कुछ लूँगा और ना ही मैं मुझसे कोई डिमांड रखना। तो भाई साहब ना तो कोई सामान इस देश से बाहर जा सकता और ना ही आ सकता। ऐसे देश की इकोनॉमी को हम बंद या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर व्यापार नहीं होता है, तो व्यापार तो होता है, गुप्त तरीके से होता है, अंडर कवर ऑपरेशन सुना है ना, इस प्रकार से होता है सब कुछ, है ना। अब बात ये आती है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से बंद अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? समाजवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर। बिल्कुल इसी प्रकार से जो खुली अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर। फिर से माइंड में एक ही सवाल आया होगा कि क्यों फिर ये दोनों अलग अलग हो गई? क्योंकि जैसे यहाँ पर कुछ बातें एक्स्ट्रा थी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ बातें एक्स्ट्रा है।
रसिया में भले ही पब्लिक सेक्टर हो सारे के सारे, लेकिन वो व्यापार तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने उसको बंद कर दिया भाई कि हम नहीं करेंगे किससे भी। अब यूएसए है, यूएसए में सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन पड़े हैं वहाँ पे, कोई बात नहीं भाई। अब जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अब ऑटोमोबाइल्स देख लो, डेट्रॉइट यूएसए में है, विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है कि नहीं, वो भी किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है। तो वहाँ से जो व्यक्ति कारें बना रहा होगा, जिसके अंडर में वो कारें बन रही होंगी, जिसकी सबसे बड़ी कंपनी वहाँ पर होगी, क्या वो व्यक्ति वहाँ से खुद डीलिंग कर सकता है किसी दूसरे देश के साथ में जाकर कि भाई साहब तू मेरी कार खरीद ले? या फिर कोई भी अगर बिजनेसमैन वहाँ पर बहुत बड़ा है, इसका कोई कंपनी है और वो हथियार बना रहा है बहुत बड़े बड़े, तो दोस्तों उन वेपन्स की डीलिंग क्या वो बिजनेसमैन किसी अदर कंट्री से कर सकता है? तो ऐसा वहाँ पर नहीं, जो भी करेगी सरकार करेगी। देश के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, देश के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। देश के बाहर जो भी डिसीजंस होंगे उनको कौन लेगा? उनको वहाँ का गवर्नमेंट लेगा, वहाँ की सरकार लेगी। क्लियर है क्या? तो इसी प्रकार से जो खुली अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर सारे सेक्टर तो होते हैं प्राइवेट सेक्टर, लेकिन दोस्तों यूएसए की तरह यहाँ के बिजनेसमैन जो हैं उनके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप दूसरे राष्ट्रों के साथ में कोई व्यापार, निजी व्यापार नहीं कर सकते। हांगकांग सुना होगा, सिंगापुर सुना होगा, ये राष्ट्र ऐसे हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब आप विश्व के किसी भी देश में कहीं पर भी किसी भी कोने में जाकर किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी है हर एक चीज़ की, बस आप जायज़ काम करें, नाजायज़ ना करें, ताकि देश का नाम बनता हो। तो खुली अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारे सेक्टर प्राइवेट हों, लेकिन उन प्राइवेट सेक्टर्स के जो पिता होंगे, पिता मतलब जिनके अंडर में वो होंगे, वो उद्योगपति बाहर के देशों के साथ में अपना खुला व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। क्लियर है क्या दोस्तों? अब हमने जान लिया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, हमारी जो इकोनॉमी होती है, वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो आपके सामने रखे हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है, अगली वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। अब एक चीज़ आती है दोस्तों, सेक्टर्स। लगातार बात कर रहा हूँ सेक्टर्स की। हर देश की इकोनॉमी है, हर किसी राष्ट्र की अपनी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हो सकता है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था उद्योगों के ऊपर डिपेंड करती है, भारत की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रों के ऊपर डिपेंड करती है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती है, इसी प्रकार से हर किसी देश की इकोनॉमी किसी ना किसी क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती होगी। तो ये चीज़ें कॉमन रहती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं जरा, किसी भी देश की इकोनॉमी में अगर आप सेक्टर्स की बात करते हैं, आप क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र देखिए क्या है, आपसे पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं। तो दोस्तों जान लेना, हर किसी राष्ट्र की, हर किसी देश की अपनी अर्थव्यवस्था है, और हर किसी देश की अर्थव्यवस्था मात्र 3 क्षेत्रों के ऊपर डिपेंड करती है। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर आता है, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अभी दिक्कत आने वाली है 2 मिनट, उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक दूसरा सेक्टर आता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। एक आता है टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम कहेंगे तृतीयक क्षेत्र। अब ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये क्या होते हैं? ऐसा क्या है इनके अंदर कि हर किसी राष्ट्र की इकोनॉमी इन्हीं के ऊपर बेस है या डिपेंड? तो दोस्तों आ जाओ जरा। प्राथमिक क्षेत्र
एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर एग्रीकल्चर एक जो फिशिंग होती है, मत्स्य, एक जो ये आपका पर्यटक होता है, पर्यटन, और जितने भी आपके कमर्शियल वाणिज्यिक जितने भी उद्योग होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर आते हैं? इस प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कहाँ पर आ गई? उसमें प्राथमिक क्षेत्र में आ गई। जितना हमने देखा कि जो मत्स्य होता है, मछली पालन होता है, ये मत्स्य भी कहाँ आता है? ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो पर्यटन है वो कहाँ आता है? ये भी भाई साहब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर में रखा हुआ है इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री चाहे स्मॉल हो या फिर हैवी हो, वो सारी की सारी कहाँ पर आएंगी? सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी उद्योग हो, छोटा हो या बड़ा हो, कुटीर हो या फिर लघु हो, सब कहाँ पे आएंगे? वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। तृतीयक क्षेत्र डिपेंड करता है पूर्ण रूप से सर्विस सेक्टर पर। इसके अंदर आते हैं सेवा क्षेत्र। क्लियर है क्या दोस्तों? तो हर किसी देश की इकोनॉमी मात्र इन तीन क्षेत्रों के ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन आपको एक बात मैं यहां से और बता दूं कि ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो दोस्तों एक बात याद रखना, आपसे कोई पूछता है कि डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश की पहचान क्या है? आपसे कोई पूछता है अंडर डेवलप्ड कंट्री की पहचान क्या है? अल्प विकसित देश की पहचान क्या है? या फिर डेवलप्ड कंट्री की पहचान क्या है? विकसित देश की पहचान क्या है? तो दोस्तों आपको बताना होगा। लेकिन पहचान कैसे करें? हमने तो ये सुना है कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन भारत एक विकासशील देश क्यों है? तो सुनिएगा, हर किसी राष्ट्र की औकात 100% हो सकती है, मैं नहीं कहता कि कितनी है। अब ये जो 100% यहाँ पर धन रखा हुआ है वो डेफिनेटली इन तीन सेक्टर से आया होगा, चौथे से नहीं आया होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये तीन ही सेक्टर ऐसे हैं जहाँ से वो पैसा इकट्ठा किया गया होगा। क्लियर है क्या बात? लेकिन हो सकता है कि इस 100 पैसे में से, मैं इसको 100 रुपये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इन 100 रुपये में से यहाँ से भी पैसा हो, यहाँ से भी पैसा हो, यहाँ से भी पैसा हो। बिल्कुल हो सकता है भाई, तीनों का हो सकता है। लेकिन एक बात और हो सकती है कि यहाँ पर इनमें से किसी एक क्षेत्र का पैसा या परसेंटेज ज़्यादा हो। तो ज़्यादा करके देख लेते हैं एक बार भाई। मैंने कहा किसी भी देश की इकोनॉमी में अगर सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है, सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है, और ये दोनों सेक्टर का योगदान तो होता है लेकिन कम होता है प्राइमरी सेक्टर से, तो उस देश को हम कहते हैं अल्प विकसित देश। अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है क्या बात? अगर आपसे कोई पूछे कि अल्प विकसित देश की पहचान क्या है, तो दोस्तों अल्प विकसित देश की पहचान क्या है? वो भाई साहब उस देश की इकोनॉमी में सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होगा, प्राइमरी सेक्टर का होगा। तो वो देश कैसा होगा? वो अंडर डेवलप्ड होगा, वो अल्प विकसित होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? अब दोस्तों एक बात और, अल्प विकसित देश तो हमने जान लिया कि कैसा होगा, लेकिन क्या ये हालात
कभी इंडिया के रहे हैं? तो बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पहले भारत की स्थिति क्या थी या स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका लगभग 60% कहाँ से होता था या किसके ऊपर निर्भर करता था? प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। तो जिस समय भारत देश को आज़ादी मिली और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था, तब जाकर भारत को अल्प विकसित देशों में गिना जाता था। क्लियर है क्या मेरी बात? तो 1947 के बाद में भारत कैसा था? अल्प विकसित देश था। अभी हालात सुधर गए। किस प्रकार से सुधरे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ आते जरा, तीसरे पे आते हैं, दूसरे को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, कंफ्यूज कर देगा वरना। मैंने कहा कि जिस प्रकार से ऊपर हमने देखा है इसी प्रकार से यहाँ पर अगर किसी राष्ट्र की इकोनॉमी में सबसे अधिक योगदान टर्शियरी सेक्टर का हो, तृतीय क्षेत्र का हो या फिर सर्विस सेक्टर का हो, तो उस देश की इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं या उस देश को हम कहते हैं विकासशील देश। क्या कहते हैं? विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। जो स्थिति भारत की पहले थी, क्या वही स्थिति वर्तमान समय में आपको ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है? बिल्कुल नहीं। आज की स्थिति सुधर चुकी है। आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसका है भाई साहब? टर्शियरी सेक्टर का है, तृतीय क्षेत्र का है या फिर सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र का है। और जिस राष्ट्र की इकोनॉमी में सबसे अधिक योगदान टर्शियरी सेक्टर का होता है, उस राष्ट्र की इकोनॉमी को या फिर उस राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं कि अभी विकास कर रहा है। ये स्थिति किसकी? एट प्रेजेंट ये भारत की स्थिति। किसकी स्थिति है? भारत की स्थिति। क्लियर है क्या? लेकिन भारत यहाँ था, यहाँ है, जाना कहाँ चाहता है? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान सेकेंडरी सेक्टर का हो गया तो भाई साहब भारत बन जाएगा डेवलप्ड कंट्री। और इसका इंतजार हम सब कर रहे हैं कि भारत कब विकसित देश बनेगा। आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित है सरकार का आईटी सेक्टर्स पर। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान नहीं देगी तो भाई साहब भारत एक विकसित देश नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक विकसित देश की पहचान ही यही होती है कि उस देश की इकोनॉमी में सबसे अधिक योगदान होना चाहिए इंडस्ट्री सेक्टर का या फिर आपके द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्टर का होना चाहिए। जिसे ही हम क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे। तो जैसे यूएसए वर्तमान में हम मान सकते हैं या फिर भारत को रख के देख सकते हैं इन फ्यूचर कि हाँ भविष्य में ऐसा कभी होगा। तो दोस्तों हर किसी देश की इकॉनमी के ये 3 क्षेत्र होते हैं और हर किसी देश की इकॉनमी इन 3 क्षेत्रों के ऊपर ही डिपेंडेड है। क्लियर है क्या मेरी बात? बस 2 मिनट आपसे मैं और लूँगा। आज का लेक्चर तो यहीं पे ख़त्म। जितनी बातें पढ़ाई की थी वो तो हमने कर ली। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे नेशनल इनकम के बारे में, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं। आज हम मिले हैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे। आने वाली 14 तारीख को दिन होगा बुधवार का और मैं मिलूंगा आपको लाइव खड़ा हुआ स्टडी जोन में। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग आप लोग पता कर सकते हैं। थंबनेल में आपको नंबर दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और जितने भी आपके डाउट्स हैं एक बार आप क्लियर ज़रूर कर लेना। कभी किसी के दिमाग में ये बात हो कि यार हमने तो फीस पे कर रखी है कहीं और हम वहाँ भी जाके पेमेंट करेंगे तो इतना कहाँ से आएगा। तो भाई साहब इतना नहीं चाहिए।
अभी सवाल खाली आपके भविष्य का है। समय व्यर्थ हो चुका है बहुत ज़्यादा। पैसा वैल्यू रखता है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना आपका सिलेक्शन। तो मेरी आपसे एक ही राय है भाई, बाधित तो नहीं कर सकता आपको, बस एक छोटी सी राय है कि एक बार आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं एक बार स्टडी जोन में आकर देखें और क्वालिटी को चेक करें। वरुण सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, आपको पता है रुड़की में क्या आलम है, ठीक है दोस्त। मैथ्स पढ़ा रहे हैं आमिर सर, रीजनिंग पढ़ाते हैं। उत्तराखंड और हिंदी और जीएस के कुछ सेक्शंस आपके दीपक कश्यप सर ले रहे हैं, सब लोग जानते हैं। रुचिन सर साइंस में उनसे बड़ा गया था, तो मुझे नहीं लगता कि रुड़की क्षेत्र में कोई होगा। तो बहुत दिनों के बाद में मुझे भी अब ये आभास हो चुका है कि जिस चीज़ की मुझे तलाश थी, जो काम मुझे बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था एक परफेक्ट टीम के साथ में जुड़ के, वो काम आज हो गए। क्योंकि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन साथ में दूसरे बंदे खड़े हुए अगर कमज़ोर हो जाएं तो आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए जिससे आप लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है और उससे हमारा जीवन भी बेहतर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में और बहुत जल्द मिलेंगे ऑफलाइन आपको, ठीक है। तो लगातार आप लोग अपना प्यार हमें देते रहिए, हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। नमस्कार।